गुड आफ्टरनून बेटे। हेलो। क्या था आपका डिस्कशन? एचसीवी। एचसीवी निकाल लीजिए। एचसीवी में ईएमआई चैप्टर, पहले 10 सवाल, कोई दिक्कत नहीं। फिर 11 से 20, कोई दिक्कत नहीं। 21 से 30, कोई दिक्कत नहीं। 31 से 40, कोई दिक्कत है। 24 का सी पार्ट। क्या है 24? इसके पीछे है। 24 में ऐसा लिखा है कि एक सर्कुलर कॉइल है, डायमीटर के अबाउट घुमाई जा रही है। ठीक है। ऐसा तो क्लास में किया है हमने। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ईएमएफ। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ ईएमएफ है ना। तो इसका फ्लक्स आता है NBA cos ओमेगा टी। जानते हो गया। और बताइए। साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज वैल्यू हाफ होता है। अच्छा, लॉन्ग टाइम इसलिए कहा है कि उसको कोई ना कोई टाइम पीरियड का मल्टीपल लिख देंगे, है ना। लॉन्ग टाइम इंटरवल में पूछा ना, तो टाइम पीरियड का मल्टीपल ही होगा वो। ठीक है। तो बताइए और कुछ। और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 50। जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी तो जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वही हीट होगा। लगा सकते हो, थोड़ा आगे और पढ़ाएंगे तो उसके बाद हो जाएगा। 27 है ना। 27 का सी।
20 centimeter long conducting rod. Pure translation. Perpendicular to length. ये तो ऐसे ही तो है क्लास वाले ही। रॉड ले जा रहे हैं इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लग जाएगा ईवीबी। ईवीबी इधर फोर्स लग जाएगा ई इंटू ई। ई का वैल्यू बी क्रॉस भी आता है ना, वही तो है ये। मोस्टल ईएमएफ बीवीएल। मोस्टल ईएमएफ, ये जो ईएमएफ है वी क्रॉस बी डॉट डीएल, यही मोस्टल ईएमएफ। ठीक है, और कुछ? करंट कैसे आएगा? जीरो रेजिस्टेंस में करंट कैसे आएगा? कैसे बोले तो? कौन सा क्वेश्चन? 46। वो तो करंट सोर्स दे रखा है ना, उसका आ जाएगा। तो करंट सोर्स का मतलब जैसे बैटरी होती है ना, वोल्टेज सोर्स, तो उसका फिक्स वोल्टेज होता है। तो करंट सोर्स का फिक्स करंट होता है, चाहे कुछ भी हो, वो फिक्स करंट भेजेगा, है ना। ठीक है, ये रख। हो गया फिर, है ना। और कुछ था? पूछो। 36 हो गया, 37 नहीं हुआ, दोनों ही नहीं हुआ है। तो ऐसी क्या बात है जो तुम पूछना चाहते हो कि दोनों हो जाए, सवाल के अलावा? अच्छा, मैथमेटिक्स का सवाल पूछ रहे हो कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, तो तुम्हारा सवाल हो जाएगा यूं। इधर देखना पड़ेगा। चलो ये थोड़ा वेट कर लो, है ना, अभी पढ़ा देंगे आगे, फिर पूछ लेना। ठीक है, थोड़ी सी जानकारी दूंगा मैं और। एक आपको सवाल दिया था पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, निकालिए। आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया था। इसका फ्लक्स,
इस तरह से आ रहा है ये। इस पॉइंट का पोटेंशियल वी, इसका वी बी। फ्लक्स इन वन, L1 I1 प्लस M I2 फ्लक्स इंटू L2 I2 M I1। ऐसा आ रहा है। d∅1 by dt L1 di1 by dt प्लस M di2 by dt d∅2 by dt L2 di2 by dt M di1 by dt। ये तो हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। ए और बी का डिफरेंस। अगर हम इनको हटा के एक सिंगल इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे, इधर वी ए वी बी होगा और इधर करंट होगा I1 प्लस I2 और L इक्विवेलेंट वी ए माइनस वी बी L इक्विवेलेंट इंटू di1 by dt प्लस di2 by dt। तो वी ए बी अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू di1 by dt प्लस di2 by dt। अब यहाँ से di1 by dt di2 by dt निकालो उस इक्वेशन से, और दोनों इक्वेशन है ना इनसे। इस इक्वेशन को m से गुणा कर देता हूँ और इस इक्वेशन को L1 से गुणा कर देता हूँ। इसको m से गुणा, इसको L1 से गुणा, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने से मिला मुझे एम वी ए बी, कॉमन आ जाएगा वी ए बी, तो M-L1 वी ए बी ये वाला टर्म कट जाएगा
एम स्क्वायर माइनस L1 L2 di2 by dt। ये आ गया। तो di2 by dt का वैल्यू मिल गया, VAB अपॉन L इक्विवेलेंट। di2 by dt का वैल्यू उठा के रख देते हैं, M-L1 अपॉन M² - L1 L2 इंटू VAB। ऐसा है ना। सिमिलरली M-L2 अपॉन M² - L1 L2 इंटू VAB। क्या हो? कुछ कहना चाह रहे हैं? कहो, कुछ कह रहे हो? हैं? अच्छा, ये VAB तो कैंसिल हो गया। अच्छा, ये तो ऐड भी हो गया। उलट देता हूँ। ठीक है। अब इसमें दूसरी एक संभावना है कि ये फ्लक्स सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। M जो है ना, प्लस माइनस। ठीक है। अगर वो ऐड हो रहा है तब तो माइनस साइन, अगर वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो प्लस साइन। ये जो हरी वाली लाइन है ना, ये अगर उल्टी हो जाए तब। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो दिखा रखी है ना, हरी वाली, ये ऐसे हो सकती है कि जैसे ये वाला ऐसे है, तो ये वाला उल्टा दिखा दे, यूं ना होकर के उल्टा घुमा दिया, तो फर्क पड़ जाएगा। अगर M जीरो कर दें तो L1 L2 अपॉन L1 + L2 रेजिस्टेंस जैसा हो गया ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। बिल्कुल रेजिस्टेंस जैसे फॉर्मूला है, बस M एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है। तो इस तरह से इंडक्टर सीरीज में और पैरेलल में होता है तो क्या होता है, देखा हमने। अच्छा, अगर इसकी एनर्जी स्टोर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये और देख लेते हैं। इसके लिए अगले पेज पे चलते हैं। हो गया ना। तो पावर का फॉर्मूला होता है
डेल्टा वी इंटू आई। ठीक है। तो अब मैं इसके लिए लिख लेता हूँ, उसके लिए लिख लेता हूँ, टोटल पावर बता देता हूँ। P1 प्लस P2। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो इसके क्रॉस आता है वो तो हमने लिख लिया है पीछे। क्या है वो? इसमें। इसमें हो जाएगा ना ये वाला? ऐसा हो गया। टी इंटू डी टी। ऐसा होगा ना? नहीं। अलग अलग इंटीग्रेट नहीं होंगे वो, साथ में करके। कभी मन करेगा तो यहाँ माइनस भी लगा लेंगे। ठीक है। जब वो ऐड नहीं हो रहा होगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है। ये एनर्जी के संबंध में बात हो गई। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो गई। उसके आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट?
इंडक्टर इन डीसी सर्किट। एक है रजिस्टर, एक है कैपेसिटर, और एक है इंडक्टर। एक है रजिस्टर, एक है कैपेसिटर और एक है इंडक्टर। तीनों में अलग अलग बात है। Q माइनस क्यू, आई। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस आई आर के बराबर। तीनों में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग वजह से है। एक में चार्ज की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है, एक में चार्ज के फ्लो होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस है, और एक में करंट के चेंज होने के वजह से पोटेंशियल डिफरेंस। अगर करंट चेंज नहीं होगा, व्हेन I is constant, इंडक्टर विल बी इक्विवेलेंट टू स्ट्रेट वायर। जब कोई करंट बदल ही नहीं रहा होगा तो इंडक्टर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आएगा। तो इंडक्टर एक स्ट्रेट वायर की तरह काम करता है जब कांस्टेंट करंट हो जाता है। तो इंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस तभी आता है जब करंट चेंज होता है। कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस तभी आता है जब उसमें चार्ज होता है, और रेजिस्टेंस में तभी आता है जब उसमें करंट जाता है। करंट नहीं जाएगा तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। व्हेन I is zero, resistance can be replaced by straight wire। जब करंट ही नहीं होगा, when Q is zero, capacitor can be replaced by straight wire। इसको यहां पे लिख दूंगा डी आई बाई डी टी जीरो। डी आई बाई डी टी जीरो तो वो, आई जीरो तो वो, क्यू जीरो तो वो। जिस सर्किट में कैपेसिटर नहीं होता है उसमें चार्ज बहता ही रहता है, बहना कभी बंद नहीं होता है। और जिस गली में कैपेसिटर आता है फिर वो मना कर देता है कि ये बहुत हो गया, अब चार्ज नहीं बहेगा, उसका रास्ता क्लोज कर देता है वो। तो कैपेसिटर चार्ज के फ्लो को फाइनाइट करता है। कैपेसिटर की अनुपस्थिति में चार्ज कुछ भी हो सकता है। कैपेसिटर आ जाता है तो कहता है कुछ भी नहीं हो सकता, मैं बताऊंगा उतना ही होगा। तो कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा
और वो लिमिट डिसाइड करेगा स्टेडी स्टेट चार्ज जो भी आएगा उसका, फिर उसके बाद करंट नहीं फ्लो करेगा। ऐसे रेजिस्टेंस नहीं होगा तो करंट की वैल्यू इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है, पर रेजिस्टेंस आ गया ना तो कहेगा कि इतना होगा, फाइनाइट। रेजिस्टेंस की मौजूदगी से करंट होता है फाइनाइट, इंडक्टर की मौजूदगी से करंट की चेंज होने की रेट होती है फाइनाइट। तो ये तीनों चीजें अलग अलग को कंट्रोल कर रही हैं, जरूरी भी है कंट्रोल करने के लिए। तो सर्किट में तीनों मिल के कंट्रोल करते हैं, ऐसा समझ में आया। अब हम थोड़ा सा इंडक्टर का सबसे परिचय करवाते हैं, एक एक दोस्तों से मिलवाते हैं नंबर वाइज। केस वन, इंडक्टर और बैटरी। इंडक्टर और बैटरी का मुलाकात हुआ तो क्या हुआ? एक इंडक्टर और बैटरी ने बनाया एक सर्किट। चलो देखते हैं क्या होता है। T इक्वल टू जीरो पर करंट था जीरो, ऐसा हमको पता है। माना किसी टाइम टी पर जा रहा था कुछ करंट आई, तो इसमें कैसे लिखते हैं इक्वेशन देखो जरा। E माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। रेजिस्टेंस की तरह ही इसमें आता है माइनस आई आर की जगह माइनस एल डी आई बाई डी टी आता है। तो E इंटू डी टी इज इक्वल टू एल डी आई। अगर ये इंडक्टर नहीं होता, होती अकेली बैटरी, अगर ये इंडक्टर नहीं होता, होती अकेली बैटरी, तो होता करंट अनंत। करंट अनंत होता है और करंट के चेंज होने की रेट भी अनंत होती है ना। करंट भी अनंत होता, चार्ज भी अनंत होता, सब कुछ अनंत होता। क्योंकि बैटरी का नियम लगाते तो कैसे लगाते हैं? अगर अकेली होती बैटरी, नहीं होता कोई इंडक्टर, हम जानते हैं कि हर लूप का कुछ तो इंडक्टेंस होता ही है। अब तक नेग्लेक्ट कर रहे थे, तो असलियत में जीरो मान लिया, पर वो जैसे कहते हैं ना, रस्सी का कुछ तो मास होता ही है, मासलेस रस्सी नहीं होती। ऐसे ही लूप का कुछ ना कुछ तो इंडक्टेंस होता है, कुछ तो फ्लक्स इसमें से पास हो गई। जब इसमें 1 एम्पियर करंट जाएगा तो जितना फ्लक्स पास होगा वही इस लूप का इंडक्टेंस है, ऐसा पढ़ा था हमने। तो इसका मतलब कुछ तो इंडक्टेंस हो गई, कोई कुछ भी कह रहे थे, पर लोग कह रहे हैं जीरो ले लो, जैसे मासलेस रस्सी ले लो। कुछ तो रेजिस्टेंस हो गई, पर रेजिस्टेंस भी कह रहे हैं जीरो ले लो। सब कुछ जीरो ले लिया, फिर इक्वेशन क्या लिखोगे? केवीएल कैसे लगाओगे? ई माइनस अनंत गुणा जीरो इक्वल टू जीरो। ई इज इक्वल टू अनंत गुणा जीरो। ठीक है।
ओके, बात एकदम ओके। अच्छा, इंडक्टर नहीं होता ना, तो झट से करंट, अच्छा किसी ने कहा कि थोड़ा रेजिस्टेंस ले लेते हैं। अगर होता रेजिस्टेंस तो इसका करंट आ जाता है E/R, परंतु ये तुरंत आ जाता है। तो इसको आने में टाइम बहुत कम लगा, तो di/dt इस दौरान क्या रहा? इन्फानेट। क्योंकि इंडक्टेंस नहीं था, इंडक्टेंस ने कहा कि मैं एब्सेंट था ना, तभी तो करंट तुरंत आया, वरना मैं आने थोड़ा देता, थोड़ा टाइम लगाता है। तो अब ये करंट तो अभी भी अनंत होगा। ये करंट किधर जा रहा है? अनंत की तरफ जा रहा है, और वक्त भी अनंत लगेगा। क्योंकि इंडक्टर ने कहा कि करंट बढ़े धीरे धीरे, अगर मैं आ जाऊं सर्किट में तो करंट बढ़ेगा धीरे धीरे, तो तेजी से नहीं बढ़ने दूंगा। मैं चला जाऊं तो बढ़ा लेना, ऐसा बोला इंडक्टर ने। तो इंडक्टेंस नहीं लेंगे तो तुरंत, नहीं तो अनंत समय बाद आएगा। ठीक है। तो अगर इंडक्टर और बैटरी होती तो क्या होता? ऐसा होता है। अच्छा, इस बात को मैं एक और तरीके से बताता हूँ। इंडक्टर तो मास की तरह है, बैटरी तो फोर्स की तरह है। अगर हमसे कोई पूछे कि टी टाइम पर इसका वेलोसिटी कितना होगा, हर कोई जानता है, F/m। वेलोसिटी कितना होगा? F/m इंटू टी। वही है, E/L इंटू टी। जैसे किसी मास पर कांस्टेंट फोर्स लगाते तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आता, टी टाइम में उसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनटू टाइम हो जाता। परंतु ब्लॉक अगर होता मासलेस तो एक्सेलरेशन अनंत हो जाता। सर्किट होता इंडक्टर इंडक्टेंस लेस, तो उसमें भी ऐसा हो जाता है। तो सर्किट का इंडक्टेंस लेस होना और ऑब्जेक्ट का मासलेस होना एक जैसी बात है। ठीक है, दोनों के फॉर्मूले मैच कर रहे हैं। केस नंबर 2, सेकंड केस में चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कौन लगाई हूँ? इस वाले में, इसमें, इसी में ना। अगर करंट यूं जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी? अंदर आएगी। आया कि नहीं आया? आ गया। बस ऐसे आता है, ये आ गया। ऐसा आ गया ना। करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं आएगा? हर जगह आएगा, यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है। फ्लक्स भी आएगा। जितना फ्लक्स आएगा ना 1 एम्पियर करंट पे, वही इसका इंडक्टेंस। सेकेंड केस, केस नंबर 2। अब इंडक्टर के साथ रजिस्टर भी आ गए, और फिर बैटरी। इंडक्टर, रजिस्टर, बैटरी। ये तो आप लोग बताओगे अब आगे क्या होगा। T = 0 पे जीरो करंट था,
इसमें टी टाइम का डायग्राम मानते हैं। ऐसा हो गया। अगर नहीं होता इंडक्टर, अगर नहीं होता इंडक्टर तो आता करंट ई बाय आर, तुरंत आता। अगर इस सर्किट से इंडक्टर हटा दोगे तो करंट ई बाय आर आएगा, तुरंत आएगा। जैसे ही सर्किट में इंडक्टर आया, करंट को उसने मना किया, आराम से ई बाय आर, आराम से बढ़ाओ भाई। जीरो से चालू किया है, 0 1 2 3 4, काउंट करो बढ़िया से। ई बाय आर होने में अनंत समय लग जाएगा। कह रहा है कि आएगा तो ई बाय आर, टाइम लग जाएगा, जल्दबाजी नहीं, आराम से लाओ। तो इंडक्टर के आने से करंट आराम से आता है। इसका मतलब आपने कोई बल्ब जलाया एक बैटरी से, तो ये तुरंत जलेगा। इंडक्टर के साथ बल्ब लगाया तो बल्ब ऐसे सूरज की तरह उगेगा, धीरे धीरे। पहले कम चमकेगा, फिर थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएगा। बल्ब की रोशनी धीरे धीरे आएगी। तो इंडक्टेंस के आने से चीजें स्लो हो जाती, मतलब करंट के बढ़ने की रेट फाइनाइट हो जाती, धीरे धीरे ग्लो करेगा। कम रोशनी, ज्यादा रोशनी, ज्यादा रोशनी, ज्यादा रोशनी, ऐसे पूरी रोशनी, उसकी जैसी रोशनी आने में अनंत समय लगा देगा। उसके बराबर तो रोशनी आएगी नहीं कभी, है ना। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये जो क्वांटिटी है, इसको स्टेडी स्टेट करंट, और ये क्वांटिटी टाइम कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला ऐसा बन गया, स्टेडी स्टेट करंट, टाइम कांस्टेंट।
एक टाइम कांस्टेंट पर 63% ऑफ ई बाय आर आ जाएगा। ठीक है, सही कह रहे हो। जो काम यहाँ पर इंडक्टर कर रहा है, कैपेसिटर में वही काम रजिस्टर कर रहा था। क्योंकि अगर रजिस्टर नहीं होता तो कैपेसिटर हो जाता तुरंत चार्ज। जैसे सर्किट में रेजिस्टेंस आए, कैपेसिटर को मना करे, ठहर भाई, आराम से करंट भेजो, धीरे धीरे चार्ज करो। तो रेजिस्टेंस के आने से वही चार्जिंग की प्रक्रिया अनंत समय के लिए शिफ्ट हो गई। तो जो कैपेसिटर और रजिस्टर के सर्किट में जो काम रजिस्टर कर रहा था, वो काम यहाँ पर रजिस्टर और बैटरी के सर्किट में इंडक्टर कर रहे हैं। टाइम कांस्टेंट की बात हो ही गई, अब तो इसके सवाल वैसे हो जाएंगे आगे। केस नंबर 3 की तरह, अच्छा इसको फिजिकल केस बताता हूँ एक। अगर हमने एक ब्लॉक लिया, ब्लॉक की सरफेस पे ऑयल हमने डाल दिया, माना ग्राउंड की सरफेस पे, और फिर इसके ऊपर एक ब्लॉक चल रहा है, इस पे फोर्स एफ लगाया, इसके ऊपर पीछे की तरफ एक विस्कस फोर्स लग रहा है बीवी के बराबर, बीवी है ना, विस्कस फोर्स बीवी लग रहा है। तो इसकी वेलोसिटी वी किसी भी टाइम टी पर जो आएगी, वो आएगी ई बाय आर, तो एफ बाय बी, 1 - ए की पावर माइनस डी टी बाय एम। अगर एक रफ सरफेस के ऊपर कांस्टेंट फोर्स लगाया जाए, विस्कस फोर्स लग रहा है, तो ब्लॉक की वेलोसिटी किसी टाइम टी पर कैसी होगी, ऐसी होगी। वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एफ बाय बी। तो एक विस्कस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक रखा है, उसको हमने धक्का मारा है, फोर्स तो बैटरी की तरह है, ब्लॉक तो इंडक्टर की तरह है, और विस्कस फोर्स रेजिस्टेंस की तरह है, वेलोसिटी करंट की तरह है, आई आर, तो बी वी, वी हो गया आई, आर हो गया बी, आई आर। अच्छा, इसके न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन देखोगे ना, तो एफ माइनस बी वी बराबर एम डी वी बाई डी टी, इससे मिलती जुलती है, सेम डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेम सॉल्यूशन है ना। एफ माइनस बी वी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी। इस तरह से केस नंबर 2 को मैंने कंपेयर कर दिया फिजिकल सिचुएशन के साथ। केस नंबर 3 की तरफ बढ़ना चाहते हैं, बढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखो इसमें केस 2 की कुछ और बातें और बता दूं, अगले पेज पे बता रहा हूँ। हो गया ना नोट। देखो इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस
V वर्सेस T अगर देखेंगे तो इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है एल डी आई बाई डी टी। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा डी आई बाई डी टी, तो यहां से आ जाएगा ई बाई एल। ऐसा दिख रहा है रेजिस्टेंस के साथ आई आर ई इंटू अच्छा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ई के बराबर आएगा। रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये वैल्यू ई है। इसका ग्राफ यूं जाता है, इसका ग्राफ यूं जाता है। ये वी एल का ग्राफ है, ये वी आर का ग्राफ। तो जब शुरुआत में सर्किट की जब शुरुआत हुई तो करंट जीरो था। इंडक्टर ने कहा, रजिस्टर ने कहा कि देखो मेरे क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सारा तुम ले लो। इंडक्टर को सारा वोल्टेज दे दिया तो ई के बराबर आ गया। जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी तो इंडक्टर कह देगा कि अब मेरे क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सारा रेजिस्टेंस तुम ले जाओ। तो फाइनली सारा पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के क्रॉस आ जाएगा। एक ऐसा टाइम जरूर होगा जब दोनों के क्रॉस बराबर होगा, ई बाई टू टाउ एल एन टू, वो वक्त होता है टाउ एल एन टू। अगर हम पावर ऑफ इंडक्टर वर्सेस टी का ग्राफ देखेंगे तो किसी का भी पावर निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट गुणा करके निकाल लो। तो पावर ऑफ इंडक्टर देखोगे तो आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर इनटू करंट। तो ये है ई की पावर माइनस आर टी बाई एल इंटू ई बाई आर, वन माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। ये आ गया। अब इसका तो कोई भी ग्राफ बना देगा। ग्राफ बनाने में क्या रखा, जीरो पे जीरो, अनंत पे जीरो, बीच में ना जीरो। ऐसा होगा क्या? इस ग्राफ का ये मतलब है कि जब शुरुआत होगी तो इंडक्टर के एनर्जी स्टोर करने की रेट जीरो होगी क्योंकि करंट जीरो है। लास्ट में इंडक्टर के एनर्जी स्टोर करने की रेट जीरो होगी क्योंकि डी आई बाई डी टी जीरो है, इसलिए ऐसा हो रहा है। बीच में ऐसा समय आएगा जब सबसे ज्यादा रेट से एनर्जी स्टोर हो रही होगी इंडक्टर में। इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है, स्टोर करता है, जरूरत पड़ने पे वापस देता है, खोता नहीं। रेजिस्टेंस की तरह नहीं, एक बार दे दिया तो वापस देता नहीं, है ना। रेजिस्टेंस ऐसा होता है जो एनर्जी खा जाता है।
एक बार ले लिया, फिर वापस देता नहीं कि ये तो मेरे होगी, है ना, रिटर्न नहीं करता। सर्किट में एक वही है जो रिटर्न नहीं करता। एक कैपेसिटर भी वापस देता है, उधारी लेता है, देता है। ये इंडक्टर भी लेता देता है। पर ये रजिस्टर ही ऐसा है जो खा जाता है। अगर उसका ग्राफ बनाओगे तो कैसा आएगा रजिस्टर वाले का पावर? I²R। I²R के फॉर्मूले में तो आई तो बढ़ते ही जा रहा है, खाने का रेट तो बढ़ते ही जाएगा। क्या एक कांस्टेंट वैल्यू जाएगा ये? ऐसा होगा? लास्ट में E²/R हो जाएगा ना। जैसे बल्ब लास्ट में चमकने लग जाएगा ना, E²/R वाली पावर से। रेजिस्टेंस का पावर बढ़ता जाएगा और अनंत समय बाद फिक्स हो जाएगा। ये हमने केस 2 के कुछ और बातें कर ली। ये ये वाला IR कहाँ से है? ऊपर वाला। आई को डिफरेंशिएट किया और पुट किया। कौन सा आई? ये वाला है। इसको डिफरेंशिएट कर लो। कर सकते हैं ना? वही आ जाएगा। अच्छा, इससे भी निकाल सकते हो। VR+VL=E होता है। IR E-IR, उससे भी आ जाएगा। ई में से इसको घटा लो, वो आ जाएगा। ऊपर वाला आ जाएगा ना। तो इंडक्टर, रजिस्टर और बैटरी आ जाए तो क्या होता है? लगभग कैपेसिटर जैसा होता है। कैपेसिटर वाले जो आंसर है ना, वो उसके जैसा होता है। फिर इसके आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 3। इंडक्टर और रजिस्टर ये अकेले अकेले आ गए। P=0 पर करंट था I0। जीरो टाइम पे सर्किट में करंट था, कोई बैटरी नहीं थी, अकेला इंडक्टर था। अकेला इंडक्टर था। इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड था। मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी थी। अब इस घटनाक्रम में क्या होगा देखेंगे। माना किसी टी टाइम पर करंट हो गया आई। केवीएल का इक्वेशन लगाएंगे। तो -L/dI/dt -IR=0। -L/dI/dt -IR=0। उधर ले जाए। -L/dI/I R × dt कर दें ग्रेड। -L ln I/I0।
ऐसा आ गया। जैसे कैपेसिटर में डिस्चार्जिंग की इक्वेशन होती है, ये डिस करंट हो गया और डिस्चार्ज है ना, डीके ऑफ करंट, डिस करंट के बजाय, और डिस्चार्ज इधर डिस करंट नहीं बोलेंगे, डीके ऑफ करंट, करंट की घटत। आई नॉट से शुरू होकर जीरो हो जाएगा, करंट वर्सेस टाइम। एक टाइम कांस्टेंट पर रह जाएगा 0.37 ऑफ आई नॉट। ये वैसा ही हो गया जैसे किसी सरफेस पर ये ऑयल की लेयर है और हमने किसी ब्लॉक को वी नॉट वेलोसिटी देके छोड़ दिया, इसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगता है, तो इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू वी नॉट, ए की पावर माइनस बी टी बाय, ऐसा होगा। तो विस्कस लिक्विड के ऊपर फिसलता हुआ ब्लॉक की जो वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी नष्ट होती जा रही, तो हम ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी नष्ट होती जा रही। कितनी एनर्जी नष्ट हो जाएगी? हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, जितने भी स्टोर होगी सारे खत्म हो जाएगी। तो ऐसे इंडक्टर कुछ देर तक उसके पास एनर्जी है, बिना बैटरी के काम चला सकता है। जैसे कोई ब्लॉक काइनेटिक एनर्जी से आगे जा सकता है, अपनी एनर्जी जब तक उसके पास है आगे जा सकता है वो रफ सरफेस के ऊपर। तो केस नंबर 3 हो गया। ठीक है, केस नंबर 4 पे जाते हैं, अगला पेज पे जाते हैं। केस 4 देखिए। इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर और कैपेसिटर, अब कैपेसिटर को बुलाए, कैपेसिटर चार्ज होके आया है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड था, टी इक्वल टू 0 पर कोई करंट नहीं था, ऐसी इसकी शुरुआत थी। तो शुरुआत में एक चार्ज कैपेसिटर था, हमने उसको रजिस्टर की बजाय इंडक्टर से जोड़ दिया। तो चार्ज कैपेसिटर को इंडक्टर से जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जानना चाहता है, इसको देख लेते हैं। माना किसी टाइम टी पर कैपेसिटर का चार्ज घटकर रह गया क्यू और माइनस क्यू, और जा रहा था करंट कुछ यूं, तो हम लगाएंगे केवीएल की इक्वेशन ऐसे। केवीएल की इक्वेशन हम लगाना चाहते हैं, तो क्यू बाई सी माइनस आई आर इक्वल टू 0। ये क्या लिख दिया, क्यू बाई सी एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0। ठीक है, अभी सही लिख दिया है। एक बात और कहना चाहते हैं,
ये जो आई है ना वो माइनस डी क्यू बाई डी टी है। आई जो है वो माइनस डी क्यू बाई डी टी है, तो फिर डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा? माइनस टी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। उठा के इधर रख देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्यू बाई सी प्लस एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर -1/LC इंटू क्यू। ये इक्वेशन तो SHM की है, जानते हैं हर कोई जानता है, तो फेमस, मतलब SHM की इक्वेशन लिख दें। ओमेगा स्क्वायर, SHM की इक्वेशन हमने पढ़ी है पहले कभी, कि एक्सेलरेशन बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन को अंग्रेजी में ये कहते हैं, पढ़े लिखे लोग ये कहते हैं, ए फॉर एक्सेलरेशन, और मैथमेटिक्स में ये एक्सेलरेशन, इसका शक्ल इससे मिलता जुलता, माइनस माइनस ABCD एक्स से क्यू पे पहुंच गई, तो एक्स की जगह इक्वेशन क्यू की हो गई, है ना? सेम वैसे ही आ गया। अब t इक्वल टू 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पर q इज इक्वल टू क्यू नॉट है, तो इसको 0 पुट करने पर क्यू नॉट साइन फाई नॉट, यहाँ से फाई नॉट की वैल्यू पाई/2 आ गई, तो इसका फाइनली आंसर हो गया q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन 1/√LC इंटू टी प्लस पाई/2। ये इसका इक्वेशन आ गया। तो अगर अगर ऐसा करेंगे कि एक कैपेसिटर के साथ इंडक्टर जोड़ देंगे तो चार्ज SHM करेगा, करंट भी SHM करेगा, है ना? ऐसा हमको पता लग रहा है। अब इसको चित्रों के अनुसार दिखाते हैं। SHM में क्या होता था, देखो जरा। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को एक्सट्रीम पोजीशन से रिलीज करते हैं तो t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 होती है, वैसे ही t इक्वल टू 0 पे करंट 0 है, I 0 है, सारी की सारी एनर्जी जो कुछ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, सारी की सारी एनर्जी जो कुछ है स्प्रिंग में, स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर्ड। फिर इसके बाद हम जानते हैं कि SHM में क्या होता है। ये SHM में ये होता है कि ब्लॉक जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आता है और इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा ए। तो इस वाले डायग्राम में क्या होगा, ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा और करंट मैक्सिमम आ जाएगा, सारी की सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में आ जाएगी। तो जब हम SHM में देखते हैं कि सारी एनर्जी स्प्रिंग में, फिर स्प्रिंग की एनर्जी खत्म हो गई, सारी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ गई, तो सारी एनर्जी ब्लॉक के पास काइनेटिक एनर्जी में आ गई।
हमने ये पढ़ा था कि कैपेसिटर तो स्प्रिंग की तरह है, पढ़ा था, और इंडक्टर तो मास की तरह है, और कैपेसिटर इंडक्टर आ गया तो स्प्रिंग मास सिस्टम आ गया, स्प्रिंग मास सिस्टम आ गया तो एसएचएम आ गया। फिर इसके बाद हम ये जानते कि यहाँ पे रुक नहीं पाता है, तो रुक नहीं पाते तो कंप्रेस कर देगा फिर ये, अभी इधर की तरफ जाकर के रेस्ट पे आता है। ऐसे ही फिर इसमें एक करंट रुक नहीं पाता है, करंट रुक नहीं पाता है तो कैपेसिटर को चार्ज कर देता है, उल्टा चार्ज कर देता है, क्यू नॉट और माइनस क्यू नॉट। अब एनर्जी यूं स्टोर हो जाती है, फिर से करंट जीरो हो गया, फिर इसके बाद वापस कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है, फिर से ब्लॉक वापस जाता है, और फिर से अब इसके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आती है ओमेगा ए। तो सर्किट में भी ऐसे ही होता है, फिर से कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है और मैक्सिमम करंट आ जाता है, और सारी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में फिर से स्टोर हो जाती है। ऐसे ही ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ये भी कर रहा है। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m/k। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L/1/c, k = 1/c होता है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि जो कुछ हमने एसएचएम में पढ़ा था सब वही है, सारी चीजें मैच खा रही है। एसएचएम में क्या होता था कि एक्सट्रीम पोजीशन से हम छोड़ते थे तो मेन पोजीशन पे उसके पास वेलोसिटी आ जाती थी, इसलिए वो और आगे चला जाता। यहाँ पर कैपेसिटर को चार्ज करके छोड़ते हैं, तो जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो मैक्सिमम करंट आ जाता है, फिर ये इंडक्टर कहता है कि अचानक जीरो नहीं होने दूंगा, धीरे धीरे जीरो, जब तक धीरे धीरे जीरो होगा कैपेसिटर फिर चार्ज हो जाएगा, तो ये चक्कर चलता रहता है, इसलिए ऑसिलेशन होता रहता है। अगर आप इसे कंपेयर करना चाहते हो फॉर्मूलों के हिसाब से तो वो मैं आपको अगले पेज पे बताया, तो इसको कहते हैं एलसी ऑसिलेशन। ये है एलसी ऑसिलेशन। इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर कहता है कि मैं भी खाता नहीं हूँ, कैपेसिटर कहता है मैं भी खाता नहीं हूँ, चलो अपन एनर्जी एनर्जी खेलते हैं, मैं तुमको एनर्जी दूंगा तुम मुझको एनर्जी देना, ये खेलते रहते हैं, टाइम बीतता रहता है, लोग कह रहे हैं कि एसएचएम हो रहा है। अगले पेज पे जा रहे थे, कुछ बातें बता रहे थे। जो क्यू है ना वो तो पोजीशन जैसा है, क्यू का मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड जैसा है, जो करंट है ना वो वेलोसिटी जैसा है, जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू है वो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू है। तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है ओमेगा इंटू क्यू मैक्सिमम, और इसका ओमेगा इंटू ए, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है ओमेगा √(a²-x²). तो करंट का फॉर्मूला है ओमेगा √(q0² -
क्यू स्क्वायर। जो एल है ना वो एम जैसा है, जो सी है ना वो 1/k जैसा है, जो ओमेगा है √k/m। 1/√LC। ऐसा है। ½ LI² ½ MV²। Q²/2C ½ KX²। सब कुछ उनसे मिला दिया। कोई सवाल पूछ लेगा तो बता देंगे। एक सवाल आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, एक सवाल करते हैं हम यहाँ पर। ये है वो क्वेश्चन। इसमें एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। कैपेसिटेंस 4 है, इंडक्टेंस 9 है। और करंट जो है, चार्ज की वैल्यू हमको दे रखा है 2 कूलम और -2 कूलम। करंट है हमारे पास 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट है, 2 कूलम -2 कूलम का चार्ज है, इतना 4 फैराड। 9 हेनरी। 4 फैराड। 9 हेनरी। 2 कूलम और 2 एम्पियर। ये सब आए हुए हैं सर्किट में। 9 तो हेनरी आए हैं, 4 फैराड है, 2 एम्पियर और 2 कूलम। ये सब सर्किट में मौजूद है। बात उस वक्त की है जब जीरो वक्त था। बताओ, चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बस ये बता दोगे तो सब हो जाएगा। फिर तो एसएचएम में कुछ रहेगा नहीं। ये वाला क्यों, क्वेश्चन का क्यों है? हो गया। चलो मिलाते हैं। सॉल्यूशन होगा तो यही कुछ। बोले तो एसएचएम ही होगा, ये तो निश्चित है, स्प्रिंग मास सिस्टम है। तो इक्वेशन तो एसएचएम की आएगी। अब इस एसएचएम की सारी क्वांटिटीज निकाल के देनी और कुछ करना नहीं, बस।
तो उनमें से सबसे पहली क्वांटिटी हम निकालेंगे ओमेगा, 1/√LC, √L हो गया 4, 9, 9×4 = 36, 1/6 आ गया। तो ओमेगा की वैल्यू तो 1/6 आ गई। ठीक है, तो आ गई, फिर यहाँ रख देते हैं। T/6 + φ0, इसको डिफरेंशिएट करके करंट भी निकाल लेते हैं। तो I = Q0/6 cos T/6 + φ0। अब हमें Q0 निकालना है, φ0 निकालना है। इसके लिए हमें दोनों चीजें पता है। T = 0 पे चार्ज भी पता है, T = 0 पे करंट भी पता है। तो T = 0 पर Q = 2 कूलम, तो Q की जगह 2 रख देंगे। Q0 sin φ0, और T = 0 पर I का वैल्यू 2 है, I का वैल्यू भी 2 आ गया, तो Q0/6 cos φ0 ये आ गया। इसको इधर ले गया, 12 हो गया। 2 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर, स्क्वायर करके जोड़ दिया, तो यह है 148 बराबर Q0²। तो Q0 का वैल्यू आ गया √148। तो Q0 का फैसला होगा। ठीक है, 148 √ 148 का कुछ कॉमन वन आता है क्या? 2 बाहर आ जाएगा, 4 से तो भाग जा ही रहा है, 37 रहेगा ना अंदर, तो 2√37 लिख लेते। अब मैं इस जगह रख दूंगा। अच्छा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी सवाल में φ0 और रह गया, उसको निकालने के लिए क्या करोगे? यहाँ रख दोगे 2√37, तो sin φ0 की वैल्यू आ जाएगी 2/Q0, 2/2√37, तो 1/√37 sin φ0। और इसी तरीके से cos φ0 भी आ जाएगा। ठीक है, cos φ0 12/2 1/6√37, 6/। अब ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल होगा ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला हो जाएगा। साइन के दो एंगल आते हैं, उनमें से फर्स्ट वाला लेंगे, तो साइन इनवर्स ले लेंगे सीधा ही। साइन इनवर्स लिख लेते हैं, फर्स्ट वाला आंसर आ गया। तो Q = 2√37 साइन T/6 प्लस साइन इनवर्स 1/√37, ये है ना आपका आंसर, ये निकाला हुआ। बस अब एक बार ये निकाल लिया तो अब सब निकल जाएगा, मैक्सिमम करंट और जो कुछ पूछो सब निकाल लेंगे हम।
कितना आसान काम है ये। यानी कि अगर एल और सी आ जाए, एस एच एम हो जाए, है ना। एस एच एम का इक्वेशन लगा दिया जाए, सॉल्व कर लिया जाए। अच्छा, ये जो करंट का तीर का निशान अगर उल्टा होता तो क्या फर्क पड़ता? अगर ये जो करंट में जो टू लिखा है, अब उसका एरो उल्टा होता तो फिर क्या होता? ये एरो उलट जाता तो क्या फर्क पड़ता? क्योंकि ये क्यू माना था ना अपन ने, और ये इधर ही जा रहा था, तो यहाँ पर आई की वैल्यू डी क्यू बाई डी टी है। अगर ये आई उल्टा होता तो फिर आई बराबर माइनस डी क्यू बाई डी टी होता। तो ये जो डी क्यू बाई डी टी से इक्वेशन आती है, उसके आगे माइनस लगा के फिर इसके बराबर करते, एरो उल्टा होता तो। बोले तो माइनस साइन लगाते, क्योंकि हमने क्यू को डिफाइन किया है प्लेट का चार्ज, तो उसके बढ़ने की रेट होगी आई, और उसके घटने की रेट होगी माइनस आई, है ना। वो साइन का फर्क पड़ेगा अगर ये एरो चेंज करते तो। फिर ये कॉस वाला फंक्शन माइनस का हो जाता, फिर सेकेंड क्वाड्रेंट वाला एंगल होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स में पाई माइनस आ जाता। बोलो। वो तो सवाल कर लेंगे, इंडक्टर के पास पहले होता तो फिर इक्वेशन वैसे लगाएंगे। इंडक्टर के पास है ना एनर्जी, अभी 2 एम्पियर का करंट है तो। पहले जो सॉल्व स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था जो, उसमें चार जीरो मान लें पहले। चार जीरो मान लेंगे तो फिर साइन का फंक्शन आता है पाई बाई टू, फेज एंगल में डिफरेंस पड़ जाता है। ठीक है, तो ये अपन ने जान लिया। अब कौन रह गया? केस नंबर, सबको बुला लो। इंडक्टर आओ, कैपेसिटर आओ, रजिस्टर आओ, बैटरी आओ, सब आ जाओ। आपका सबको बुला लो। अब क्या होगा? अच्छा, सबको बुलाने में दिक्कत आ रही, बैटरी को क्या तुम चली जाओ भैया, फिर क्या होगा? बैटरी को मना कर देते। एक बार बैटरी को मना कर देते, तो ये तो इक्विवेलेंट हो गया स्प्रिंग मास सिस्टम और विस्कस फोर्स। ये तो हो गया डैम्प्ड ऑसिलेशन, है ना। आप लोगों ने पढ़ा हुआ 11वीं क्लास में डैम्प्ड एसएचएम, और सबको इक्वेशन याद ही है, लगा दो फट से। डैम्प्ड ऑसिलेशन का इक्वेशन लगा दो जल्दी से। क्या होता है इसका इक्वेशन? एक्स बराबर, ऐसा इक्वेशन होता है ना डैम्प्ड एसएचएम का। ओमेगा डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस पी बाई टू एम।
होल स्क्वायर। ओमेगा नॉट बराबर अंडर रूट के बाय एम। तो अगर कह रहे थे कि वीकली डैम्पिंग है ना, अगर डैम्पिंग कम होगी तब ऐसा काम आएगा। अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड, तो अंडर डैम्प्ड की कंडीशन है ये। तो अंडर डैम्पिंग की कंडीशन में ये सॉल्यूशन है। यहाँ पर भी कम रेजिस्टेंस होगा तो ये सॉल्यूशन आएगा। Q इज इक्वल टू क्यू नॉट e की पावर माइनस आर टी बाई 2l साइन ओमेगा डैश अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट 1/LC का रूट LC का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया। साइन हो तो फाई नॉट लिख दिया ना, साइन तो कॉस में बदल सकते हो फाई नॉट लिखने के बाद, ऐसे ही माइनस b की जगह क्या लिख दिया, r बाय 2l होल स्क्वायर। तो LCR आ जाए तो डैम्प्ड ऑसिलेशन आ जाए। क्या ऐसा सवाल एग्जाम में पूछने योग्य? मेंस वाले ने पूछ रखा है, ये लो। वो कह रहे हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं पढ़ूंगा, मत पढ़ो, इसमें आ जाएगा, है ना। इंडक्टर का सवाल पूछा है डैम्प्ड ऑसिलेशन का मेंस के पेपर में। मेंस का पेपर तो आसान होता है। अब तो डैम्प्ड ऑसिलेशन आईआईटी में भी तो आ रहा है, आपके सिलेबस में आ गया ना इस साल से। अब आईआईटी वाले भी पूछेंगे, अब जाकर के और अच्छे सवाल बनेंगे। अब थोड़ा क्वेश्चन बैंक अगले साल और अच्छा पढ़ाना पड़ेगा कि कैसे सवाल पूछते हो, किस बाउंड्री को पकड़ रहे हैं। वैसे तो यही जानकारी है सारी, है ना। वक्त आज का खत्म हुआ, आपकी भी आगे क्लास होगी, मेरी भी है। तो ये सारे केसेस ले लिए हमने, इंडक्टर और सब लोग मिला लिए हमने। अच्छा, बैटरी लगा देंगे तो कांस्टेंट फोर्स आ जाएगा, वो हमने पढ़ा नहीं था उस टाइम, कांस्टेंट फोर्स का केस नहीं पढ़ा था। तो अब इसमें आप लोग क्या करेंगे ये बताइए शीट के अंदर। इस पे कुछ एक दो सवाल और कराऊंगा, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, शीट दिखाओ भाई, एक डीपीपी करो भाई, फैसला हो गया, एक डीपीपी तो करना ही है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2 में से करते हैं, बस चलो एक्सरसाइज 2 में से कुछ नहीं दिया ना आपको, एक्सरसाइज 2 में से लेते हैं। एक्सरसाइज 2, अब देखो एक्सरसाइज 2 में ऐसा करना है, आप कितने सवाल किए पहले आपने, एक भी नहीं किया, एक भी नहीं किया ना, तो सारे कर लेना, मतलब पार्ट 1 के सारे कर लेना, पार्ट 2 के आधे कर लेना। अच्छा पार्ट, समझ गया, पार्ट ऐसा करना है कि पार्ट 2 मत करना, ठीक है। मैं तो ये कह रहा था कि ये जो आपकी ये जो एक्सरसाइज 1 है, इसमें कोई म्यूचुअल इंडक्टेंस नामक कोई सेक्शन वेक्शन है क्या, वो कर लेना है। फिर से सुनो, ये जो म्यूचुअल इंडक्शन एंड इंडक्टेंस, ये वाला एक सेक्शन है ना, एक ये वाला कर लेना आप तो, और एक एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 कर लेना बस। और एक डीपीपी, डीपीपी तो बहुत दिन हो गए, कब से भूल गया हम।
थोड़ा याद भी तो रहना चाहिए ना। ठीक है।